नमस्ते सेठी सर। नमस्ते कमलेश जी। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड नमस्ते। इवनिंग। आप। नमस्ते कमलेश जी, नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते सर, नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते। अम, तो आज बाजार जो है काफी ऊपर नीचे रहा, वॉलेटाइल रहा। दिन में हमने देखा मार्केट को गिरते हुए। सेंसेक्स 400 पॉइंट नीचे गिरा था फ्रॉम डेज हाई। निफ्टी वॉज बिलो 25,350। लेकिन क्लोज होते होते हमने एक रिकवरी देखी मार्केट में। निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स रिकवर हो गया फ्रॉम डेज लो। तो क्लोजिंग जो है इस तरह हुई। सेंसेक्स 193 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ एट 83,432। निफ्टी 55 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है 25,461। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: रिलायंस, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। टॉप फाइव गेनर्स: बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज लैब, इंफोसिस, एचयूएल एंड आईसीआईसीआई बैंक। टॉप फाइव लूजर्स: ट्रेंट, टाटा स्टील, एचर मोटर्स, टेक महिंद्रा एंड इंडसइंड बैंक। आज जो है निफ्टी मेटल और ऑटो इंडाइसेस जो है कुछ खास नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। और मिड कैप स्मॉल कैप जो है उसमें भी खास ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। तो ये आज बाजार की खबरें हैं। कमलेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे बाजार के बारे में? ये प्रिया जी, मैं भी मार्केट को सुबह से फॉलो कर रहा था। जी। और आज थोड़ी मूवमेंट रही मार्केट में। हम्म। और कुछ अच्छे स्टॉक्स में भी आज कुछ गिरावट देखने को मिली। हम्म। कुछ स्टॉकों में 5% 6% जितनी। और फाइनली कुछ 193 पॉइंट सेंसेक्स नीचे बंद हुआ आज। हम्म। एंड ऑफ द वीक भी था। तो एंड ऑफ द वीक में मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, क्लोज अप करते हैं। हम्म। वैसे बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन मार्केट अभी भी मैं जो कहते आ रहा हूँ कि अनिश्चित दौर से गुजर रहा है। हम्म। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इसके लिए। हम्म। मार्केट इस प्रकार से ही नैरो रेंज में ट्रेड करता रहेगा। एक पॉजिटिव संकेत इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ हम्म। कि आज पूरे ग्लोबली अनसर्टेनिटी प्रिवेल हो रही है। हम्म। ऐसी सिचुएशन में भी भारतीय स्टॉक मार्केट जो है वो काफी स्टेबल और स्टेडी रहे हैं। आज हम्म। भी सेंसेक्स हम 80,000 के ऊपर ही है, या हम्म। सेंसेक्स 25,000, निफ्टी 25,000 के ऊपर है। तो जी। मार्केट हमारा काफी हद तक स्टेबल है। हम्म। एंड दैट्स अ पॉजिटिव थिंग मैं कहूंगा। और हम्म। बस ये ऐसे नैरो रेंज में मार्केट चलता रहेगा। उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहिए। कोई अच्छे स्टॉक जब समझो 5-10% नीचे आते हैं तो हम्म। ये लेने का एक मौका है, ऐसा मैं कहूंगा। जी। आप तो सर सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़ और फिर हम बात करेंगे आगे आपके साथ टैरिफ के बारे में एज वेल एज ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। जी। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बोर्ड ने जेबी केमिकल्स में 2.41% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹6.20 बिलियन है। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड को ओडिशा में रायडा आई लॉ अयस्क और मैंगनीज ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता के रूप में लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है। इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की इंडोनेशिया स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीटी एडकोल एनर्जिंडो ने अपनी पूंजी निवेश कंपनी पीटी मित्रा सेतिया तना बंबू को बेचने के लिए शेयर बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय बाजार नियामकों ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को भारत के प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया है। बटरफ्लाई गांधी माथी अप्लायंसेज लिमिटेड ने श्री हरेश सुंदर को डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। एसजे लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड ने अपने एनवीओसीसी परिचालनों का विस्तार मिसुरता, लिबिया, नोवरोसियस्क और मास्को, रूस तक करने की घोषणा की है। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलटीडी को प्रतिष्ठित ग्राहक राजसीओएमपी इंफो सर्विसेज एलटीडी से एंटरप्राइज सर्विस बस के केंद्रीकृत मिडलवेयर कार्यान्वयन हेतु बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने पिपावव में 48,000 मीट्रिक टन स्टैटिक स्टोरेज क्षमता वाला एलपीजी क्रायोजेनिक टर्मिनल शुरू कर दिया है। जीएमएम फॉडलर एलटीडी ने घोषणा की है कि उसकी ब्राजील स्थित सहायक कंपनी फॉडलर एलटीडीए ने सेप्को टेक्नोलॉजिया एम प्रोसेसोस एलटीडीए ब्राजील के 100% शेयर अधिग्रहण के लिए समझौता किया है। सुजुकी अब
मेड इन इंडिया कार्स के माध्यम से जापान में शीर्ष आयातक बनने की दिशा में अग्रसर है। सोना, गोल्ड के दामों में उछाल देखा गया क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले महीने टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। आप सर, अभी आप बात कर रहे थे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की, तो क्या है जो मार्केट को इतना असर कर रहा है? रिया जी, विश्व में जो अनसर्टेनिटी है ना हम्म। ग्लोबली, वो उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। हम्म। एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन उसका ये है कि दुनिया में कई जगह पे युद्ध का माहौल बना हुआ है। हम्म। उसमें कई वर्षों से तो हम देख रहे थे रसिया और यूक्रेन के बीच में। हम्म। कुछ लंबे समय से हम हमास और इसराइल का देख रहे थे। हम्म। अब इसराइल और ईरान के बीच में हुआ है। ईरान ने भी यूएस के कुछ गल्फ में मिलिट्री बेस है उसके ऊपर हमला किया हुआ था। हम्म। तो पूरे विश्व में ये जो वॉर का माहौल छाया हुआ है ना, ये एक कारण है जिसके कारण बहुत सारी अनिश्चितताएं ग्लोबली देखने को मिल रही है। हम्म। और उसके वॉर की सीधी इम्पैक्ट एक जो होती है वो सामान्य जनजीवन के ऊपर तो होती ही है, हम्म। लेकिन दूसरी जो इम्पैक्ट होती है वो विश्व के व्यापार के ऊपर होती है। हम्म। क्योंकि दुनिया के किसी भी दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो वॉर की सिचुएशंस के अंदर व्यापार के लिए रुकावटें वो खड़ी कर देते हैं। कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कुछ कंट्री के बीच में जो ट्रेड होते हैं वो एक उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी लिमिटेशंस आ जाती है। हम्म। जैसे बीच में हमने देखा था कि ईरान ने कहा था कि उनका अपना जो सुएज का एक मार्ग है वो बंद कर देंगे अगर ये वॉर इज नॉट कमिंग टू एन एंड। तो क्या होता है, एक जो विश्व में ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है उसके पीछे का कारण ये वॉर लाइक सिचुएशन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहूंगा, या तो कुछ हम्म। ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट में है जिसकी इम्पैक्ट सारी दुनिया के ऊपर आ रही है। हम्म। और दूसरा एक उसका जो कारण है जो पिछले हम 6 महीने से देख रहे हैं कि हम्म। अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फिर से आने के बाद हम्म। उन्होंने अपनी व्यापार नीति में मैं कहूँगा मेजर चेंजेस लाने की कोशिश की है। हम्म। और वो जो टैरिफ की बात उन्होंने जो की, नए टैरिफ दर लागू करने की बात की, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की, तो उसकी असर पूरे विश्व के व्यापार के ऊपर पड़ी हुई है। हम्म। और उस तरह से दुनिया के हर एक देशों के व्यापार के ऊपर उसकी इम्पैक्ट इस तरह की है कि वो टैरिफ की वजह से कुछ देशों के लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है, कुछ देशों के लिए इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो विश्व के व्यापार में भी उसकी अनिश्चितता आ गई। तो ये हम्म। दो प्रमुख कारण है जिसके हम्म। कारण मैं कहूँगा कि आज हम एक ऐसी समय से गुजर रहे हैं कि पूरे दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। जी। सर, आपको क्या लगता है कि मेन रीजन क्या है जो यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज कर रहा है इंडिया के ऊपर? प्रिया जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है। हम्म। क्योंकि उन्होंने तो विश्व के सारे 100 से अधिक देशों को ये बता दिया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड में अब ऐसा होगा कि जिस तरह से दूसरे कंट्री अमेरिकन गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाते हैं हम्म। तो वही रेट से अमेरिका भी उस कंट्री के जो चीज अमेरिका इंपोर्ट कर रही है उनके हम्म। ऊपर लगेगा। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि ये एक इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। दिस इज जी। रिलेटेड टू दी ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, सबके लिए ये हम्म। लागू हुआ है। हम्म। अब इसके पीछे का अगर हम कुछ रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, हम्म। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से विश्व के व्यापार में कुछ असंतुलन सा बना हुआ है। और असंतुलन इस तरह से बना हुआ है कि आज दुनिया में जो प्रमुख देश है जो जिनका ग्लोबल ट्रेड में सबसे बड़ा हिस्सा है, तो हम्म। मैं कहूँगा एक चाइना है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। हम्म। अब ये हो रहा था पिछले कई वर्षों से कि अमेरिका के कुछ व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन से बैठे हुए लोग कहिए या उनके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह कहिए, उनको ये लग रहा था कि अमेरिका के साथ ट्रेड कुछ जस्ट एंड फेयर नहीं हो रहा है।
यानी कुछ देश अमेरिका के जो गुड्स होते हैं वो अपनी कंट्री में जब वो इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। हम्म। और वही कंट्री जब वो अपना गुड्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है तो हम्म। अमेरिका की ड्यूटी बिल्कुल नहीं जैसी है, जिसमें अमेरिका को नुकसान होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ये दूसरे कार्यकाल में नीतिगत सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका में जो आया है वो हम्म। यही है कि अब विश्व व्यापार में अमेरिका ये चाहता है कि उनके साथ भी टैरिफ का लेवल इक्वल हो, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको भी मिले। हम्म। और इसलिए पूरी दुनिया में अमेरिका ने जब ये टैरिफ के बढ़ाने की बात की तो हम्म। विश्व व्यापार के ऊपर मैं कहूँगा बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। हम्म। और ये अमेरिका की स्थिति में मैं जो मानता हूँ ये शायद इस तरह का भी एक वजह हो सकती है कि आज अगर आप देखें तो अमेरिका के ऊपर भी $37 ट्रिलियन का कर्ज है, डेट है। हम्म। अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर भी इन्फ्लेशन चल रहे हैं। पिछले 2-3 साल से मैं तो अभी अमेरिका जाके आया, देख के आया हूँ। तो मैंने देखा पिछले 2-3 सालों में, पिछले बार जब मैं गया था, अब जब देख रहा हूँ तो कई चीजों के दाम काफी बढ़े हुए, महंगाई वहां भी बढ़ी हुई है। हम्म। उनके एम्प्लॉयमेंट के डेटा भी कुछ इतने एनकरेजिंग नहीं है। और हम्म। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इस बार तो अनेक प्रकार की जो सरकार के मैं कहूँगा कि रियायतें देने वाले या सोशल बेनिफिट्स के जो कुछ प्रोजेक्ट है उसमें ऊपर भी वो लोग कटौती कर रहे हैं। तो अमेरिका के अपने खुद के भी कुछ चैलेंजेस है। और इस वजह से मैं मानता हूँ कि अमेरिका अपने नए टैरिफ के जो ये नीति लेके आई है हम्म। उसकी इम्पैक्ट आ रही है। और ये तो आपने और हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में ही कह दिया था हम्म। कि मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन हम्म। एंड अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। तो उनका ये फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत ही क्लियर था कि अब उनकी जो नीति बनेगी वो हम्म। अमेरिकन हितों के ऊपर पूरी रूप से वो ध्यान देंगे। जी। तो सर ये टैरिफ जो है वो कैलकुलेट कैसे होते हैं, और कौन से इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं जिन पर ज्यादा, जिनको अफेक्ट करेगा? ओके प्रिया जी, मैं ये कहूँगा, एक स्टेटमेंट पहले मैं रीड आउट कर रहा हूँ जो मेरे पास मैंने लिख के रखा था वो, so हम्म। that I'll tell you कि what kind of trade relations India and US is having as हम्म। of today also. Today, the India-US bilateral cooperation is broad-based and हम्म। multi-sectoral, हम्म। covering trade and investments, defense and security, हम्म। education, science and technology, हम्म। cyber security, हम्म। high technology, civil nuclear energy, space technology and applications, clean energy, environment, agriculture and health. ये इतने सारे सेक्टर हैं कि जिसके साथ अमेरिका और यूएस के बीच में ट्रेड होते हैं, डील होते हैं। हम्म। अब स्थिति ये बनी है कि मैंने शायद पहले भी डिस्कस हमने एक बार बताया है कि हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स इज आवर सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। हम्म। आज भी नंबर 1 तो चाइना ही है। और अभी जो यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, तो इंडिया इज इन सरप्लस पोजीशन। ऐसे एक आंकड़े मेरे पास आए थे, करीबन 35-36 हम्म। बिलियन डॉलर इंडिया सरप्लस में है। तो अमेरिका इस तरह से अब उस पूरी स्थितियों को एनालाइज कर रही है कि जिन जिन देशों के साथ ट्रेड वो कर रहे हैं जिनमें अमेरिका के बदले वो कंट्री ज़्यादा बेनिफिट में है, तो वो म्यूचुअली शेयर होने चाहिए। बेसिकली ट्रेड पॉलिसीज में ये उनका फोकस रहा है कि इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्री, दोनों कंट्री को बेनिफिट मिलना चाहिए। हम्म। ये मैंने आपके सामने पहले उसका पूरा बायलेटरल ट्रेड किस किस क्षेत्र में, किस किस सेक्टर में, उसके ऊपर बात की। हम्म। अब इस बार जैसे हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज का टाइम दिया हुआ था, विच हम्म। इज कमिंग टू एन एंड ऑफ 9 जुलाई। जी। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 9 जुलाई तक दुनिया के कई देशों के बीच में उनका हम्म। नए टैरिफ एग्रीमेंट हो जाएंगे। जहाँ तक मैं अभी अपने देश तक ही सीमित रखता हूँ, तो भारत की एक टीम ऑलरेडी वॉशिंगटन में है। वो लोग पिछले कई दिनों से यूएस ट्रेड की टीम के साथ निगोशिएट कर रहे हैं। दे आर डिस्कसिंग एट ए वेरी, आई वुड से कि माइन्यूटली, कि ऑन अ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड सेक्टर टू सेक्टर वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम्म। ये एक निगोशिएशंस अब जो चल रहा है उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर अभी भी कुछ दे कैनॉट कम ऑन टू कंक्लूजन बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है।
एंड एट द सेम टाइम इंडिया भी कुछ प्रोडक्ट्सों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, उसके कुछ रेट के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो प्रिया जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये 9 जुलाई की जो डेडलाइन है ना, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो कि हम पूरा एक टैरिफ ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए। हम्म। टू लिमिटेड स्कोप के कुछ लिमिटेड आइटम्स के ऊपर कुछ हम्म। अग्रीमेंट बने, और वो पहले आई वुड से फेज 1 करके रिलीज हो जाए, वैसी हम्म। संभावना ज्यादा है। मैं चैलेंजेस सबसे ज्यादा जो देख रहा हूँ यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि स्पेशली एग्रीकल्चरल, डेयरी प्रोडक्ट, हम्म। कॉर्न, सोयाबीन, ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया की मार्केट खोले जाए। हम्म। दे आर वेरी कीन टू एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट, और उसके ऊपर टैरिफ ना हो, या तो टैरिफ बिल्कुल मिनिमम हो। हमारे लिए ये एक समझौता थोड़ा मुश्किल इसके लिए है कि आज हमारे देश में आज भी 45% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल एंड द अलाइड प्रोडक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। तो 45% आबादी को ये सीधा इम्पैक्ट करेगा अगर ऐसा कोई डील होता है तो, हम्म। क्योंकि फिर लोकल मार्केट में कंपटीशन आएगी। इंडिया के जो, मैं कहूँगा, लैक्स ऑफ स्मॉल फार्मर है, जो ये छोटे छोटे क्रॉप को ग्रो करते हैं, उनके उनके सेल के ऊपर इम्पेक्ट आएगी, उनका मार्केट शेयर नहीं रहेगा। हम्म। इंपोर्ट किए हुए जो गुड्स, फूड ग्रेन्स आएंगे, तो वो शायद रेट वाइज कॉम्पिटिटिव हो या चिपर हो। तो हम्म। भारत की एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए इसमें बिना टैरिफ के या तो ये मार्केट खोल देना, तो भारत के लिए एक चैलेंज है। उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, हम्म। क्योंकि लाखों किसानों की रोजी रोटी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा हम्म। होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो सेक्टर, वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उसके सरकार के प्रति नाराजगी भी हो सकती है, और उसके हम्म। पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये चीजें हमारी ओर से जब हम देखते हैं, भारत की ओर से, तो भारत अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसमें टेक्सटाइल है, जेम्स है, फुटवेयर है, तो लेदर फुटवेयर है, लेदर्स के प्रोडक्ट्स है। तो वैसी सारी चीजों के ऊपर भारत का ये आग्रह है कि इसके ऊपर टैरिफ नहीं होनी चाहिए, या हम्म। बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ कुछ सेक्टर ऐसा है कि जिसमें आज भी कुछ ये तय नहीं हो पा रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जैसे कहा था कि 9 जुलाई के बाद इंडियन गुड्स के ऊपर 26% टैरिफ लागू हो जाएगा अगर एग्रीमेंट नहीं होता है हम्म। तो मैं जैसे अभी आपको मैंने बताया, अभी भी 2-3 दिन और बचे हैं। हम ये उम्मीद करें कि ये एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाए, हम्म। लेकिन नहीं होता है तो भी मैं ये कहूंगा कि सेलेक्टिव आइटम्स के साथ एक पार्ट एग्रीमेंट रिलीज कर दे, तो हम्म। उतने सेक्टर, उतने इंडस्ट्रीज को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, और निगोशिएशन आगे चलता रहेगा। हम्म। लेकिन डेफिनेटली ये कहूंगा कि इस बार के निगोशिएशंस में भारत सरकार भी काफी मेहनत कर रही है, और उनका ये प्रयास रहा है कि भारत के इंटरेस्टों को प्रोटेक्ट करे, और हम्म। साथ में अमेरिका को भी कुछ बेनिफिट मिले, उस हम्म। प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए। और एक कॉमन स्टेटमेंट तो दोनों कंट्री का है हम्म। कि दे वांट टू ग्रो द ट्रेड, एंड एक स्टेटमेंट यह है कि बाई 2030 दे हम्म। एक्सपेक्ट कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड शुड क्रॉस द फिगर ऑफ $500 बिलियन। तो दोनों देश चाहते हैं कि हमारे हम्म। बीच में ट्रेड बढ़े। ये छोटे मोटे जो ऑब्स्टेकल्स है, उनको निगोशिएशन से सॉर्ट आउट करना होगा। जी। अब सेठी सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हमें मेरे छोटे छोटे सवाल हैं, तो वो पूछता हूँ, तीन चार पूछता हूँ मैं। जी। जी, कमलेश जी, ये टैरिफ कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और इसका कौन से इंडियन एक्सपोर्ट के सेक्टर वाले ज़्यादा प्रभावित हैं इससे? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले तो एक बेसिस यही रखा हुआ है कि जिस कंट्री के, दुनिया के 100 से अधिक देशों के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के व्यापार होते हैं, तो एक एक तो उनका ये जो कॉन्सेप्ट, या ये आप ये एक उनके कैलकुलेशंस के बेसिस मेथड रखी है, वो यही है कि दूसरे देश हम पे क्या टैरिफ लागू करती है। अगर कोई एक कंट्री अमेरिकन टैरिफ के गुड्स के ऊपर 60%, 70%, 100% ड्यूटी लगाती है, तो अमेरिका वही कह रही है कि हम भी उस देश के प्रोडक्ट के ऊपर 60, 70 और 100% ड्यूटी लगाएगी। ये उनकी एक बेसिस है। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि वो देखते हैं कि टैरिफ भी किस प्रकार से, किस रेट से होनी चाहिए, ताकि फिर जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज है, जो कुछ प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज से वो इंपोर्ट करते हैं, दैट आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स,
या उनके बाकी इंडस्ट्रीज के वो रॉ मटेरियल के रूप में आते हैं, उनको ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, उन पे कितनी इम्पैक्ट आ रही है, वो इम्पैक्ट को भी कंसीडर करके वो टैरिफ तय करेंगे। अब कुछ एसेंशियल इंडस्ट्रीज होगी जिसमें ये बिल्कुल जरूरी है, चाइना से कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स जो है वो यूएस के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है, और उसके बिना तो अमेरिकन इंडस्ट्रीज को काफी उसका इम्पैक्ट है, तो उन्होंने चाइना के साथ डील कर लिया है, और मेरे ख्याल से वो 10% टैरिफ के ऊपर किया है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसके बेसिस के ऊपर वो टैरिफ तय करेंगे कि किस देश से किस प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह वो टैरिफ लगाएंगे। हमारे देश के ऊपर जो मैंने कहा ना कि उन्होंने 26% का एक रेट तय किया है, यानी अगर ये ब्रॉडर बायोलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट 9 जुलाई तक साइन नहीं होता है तो फिर 1 अगस्त उनकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है, उस दिन से इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर 26% वो टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट किया है कि भारत के अंदर जो अमेरिकन गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं उनके क्या रेट आते हैं, उस बेसिस के ऊपर ये दे हैव अराइव्ड ऑन दिस फिगर। लेकिन मैंने अभी जो कहा प्रिया जी को, जी। वैसे मैं सोचता हूँ कि एक इनिशियल एग्रीमेंट तो विथ लिमिटेड एडिशंस एंड आइटम्स, एक एग्रीमेंट तो हो जाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट कर देगा ऐसा मानता हूं मैं। और जब आप टैरिफ ने कहा ना, तो देखिए निगोशिएशन से क्या होता है, एक एग्जांपल दे दो। ये तो उन्होंने 100 कंट्री को टाइम दिया था 9 जुलाई तक का, अभी तक तो एग्रीमेंट खाली यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम से हुआ है। अब हम्म। वियतनाम पे ऐसा था कि वियतनाम के ऊपर उन्होंने 46% टैरिफ लगाई थी। अब एग्रीमेंट में ऐसा हुआ है कि वियतनाम के प्रोडक्ट्स के ऊपर वो 20% टैरिफ लगाएंगे। और वियतनाम और यूएस के ट्रेड का जब डेटा मैंने देखा, तो वियतनाम यूनाइटेड स्टेट्स को 136 बिलियन डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट करती है, और अमेरिका वियतनाम को सिर्फ 13 बिलियन डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट करती है। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, यानी वियतनाम जैसा छोटा कंट्री भी अमेरिका से 10 गुना ज्यादा उसको एक्सपोर्ट करती है। और कुछ जो री रूट होके प्रोडक्ट आएंगे, मान लीजिए कि चाइना से कोई प्रोडक्ट वियतनाम लेती है और फिर वियतनाम वापस यूएस भेजती है, तो उसके ऊपर यूएस फिर 40% टैरिफ लगाएगा। इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग मोड से बना हुआ है। लेकिन बाई एंड लार्ज यही है कि अमेरिका यही देख रहा है कि बायलेटरल ट्रेड में जो कंट्री उनके साथ जिस प्रकार का टैरिफ का रेट लगाती है, व्यवहार करती है, वैसा अमेरिका कर रही है। मुझे ये जानना था कि पहले 5-10 सालों में कुछ झगड़े हुए हैं दोनों देशों के टैरिफ को लेकर, 10-20 साल में कोई रिमार्केबल। नहीं, पहले मैं नहीं मानता, पहले ऐसा कभी कोई टैरिफ के ऊपर कोई बड़ा इश्यू हुआ नहीं है। और ना ही मेरे ध्यान में ऐसा कोई विषय है कि जिसके कारण ट्रेड के ऊपर कोई बहुत बड़ी इम्पैक्ट आ गई हो। लेकिन एक जो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ ना कि मेजर ये पॉलिसी शिफ्ट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आई है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यूनाइटेड स्टेट्स का भी, जैसे मैंने कहा, वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पिछले 2-3 सालों में, कोविड के बाद तो मैं ये कहूंगा कि पिछले 3-4 सालों में वहाँ महंगाई 50 से 100% तक बढ़ी हुई कुछ प्रोडक्टों के ऊपर। तो वहाँ इन्फ्लेशन है, प्राइस राइस है, महंगाई है। अमेरिका के ऊपर भी $37 ट्रिलियन का डेट है। तो इस प्रकार की सिचुएशन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये टैरिफ का इश्यू उन्होंने अपने ट्रेड को बैलेंस करने के लिए, अपने खुद के रेवेन्यू को बैलेंस करने के लिए क्या था कर रहे हैं। और वो ये देख रहे थे कि कैसे अमेरिकन नागरिकों के ऊपर अगर टैरिफ से अमेरिका का रेवेन्यू बढ़ता है तो अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर वो टैक्स का बर्डन थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो कितना होगा नहीं होगा अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइनली एक बार जब ये पिक्चर क्लियर होगा कि दुनिया के किस देशों से क्या रेट पे टैरिफ एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चिंता का विषय जो एक और मैंने आज देखा गूगल से ही, तो अमेरिका में किसी एक सेनेटर ने एक बिल प्रेजेंट किया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत रसिया के साथ ट्रेड कर रहा है और रसिया से क्रूड ऑयल या इलेक्ट्रिक अपने एनर्जेटिक डील या डिफेंस डील्स वगैरह करती है कुछ, तो इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाना चाहिए। ऐसा उन्होंने एक बिल कांग्रेस में प्रेजेंट किया है। और ये मैंने सुना कि उसको 80 सेनेटर ने, अक्रॉस द पार्टी लाइन, वहां तो दो पार्टी है, 80 सेनेटर ने इस बिल को सपोर्ट किया हुआ है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका की पॉलिटिकल सिस्टम में भी
आप जो पहले भी जिस कंट्री का बॉयकॉट होना चाहिए, उनसे ट्रेड ही होना चाहिए। तो ये भी एक पॉलिटिकल प्रेशर, आज वो अपने दुनिया के अनेक देशों के साथ ट्रेड में वो प्रेशर ला रहे हैं। ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स वो लोग बना रहे हैं। पर मैं तो जिस प्रकार से हमारी निगोसिएशन टीम वॉशिंगटन में पिछले 8-10 दिन से है, उन्होंने अपना स्टे भी एक्सटेंड किया हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि ब्रॉडर टर्म पे वो शायद सेटल हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट रह जाएंगे जो आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर उसको वो निगोशिएट करके वो भी सेटल कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बोले जी अमेरिका क्या चाहता है कि वो दूध दही पनीर डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो उस पर टैरिफ उसको कम लगे इंडिया में। हाँ, और इंडिया मैंने ये चाहता है कि जो नॉन एग्रीकल्चर गुड्स हैं उस पर कम वो टैरिफ कट के ऑफर दे रहा है। हाँ, मैंने शुरुआत में जो डिस्कशन किया तो मैंने कहा ना कि यूएस ये चाहता है कि इंडिया शुड नॉट पुट अ टैरिफ ऑन अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उसमें जैसे अभी आपने बताया, तो मैंने सोयाबीन कहा, कॉर्न कहा, व्हीट कहा, इसमें अभी डेयरी प्रोडक्ट्स उसके मेन है। और वहाँ क्या है, मैसिव मैसिव स्केल के ऊपर उनका प्रोडक्ट सेल्स होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होगा। तो उन लोगों के लिए भी एक्सपोर्ट मार्केट तो वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, और दैट इज व्हाट दे वांट कि हमारे लिए ये सारे मार्केट भी आपके खुलने चाहिए। और भारत के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि भारत में भी उसका काफी मात्रा में उत्पादन होता है। अगर भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के होते हुए भी अगर हम यूएस से एक्सपोर्ट करते इंपोर्ट करते हैं, यूएस हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है, तो भारत के प्रोडक्टों का क्या होगा, भारतीय प्रोडक्टों का मार्केट का क्या होगा। तो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या ये एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी इकोनॉमी के ऊपर तो इम्पैक्ट है ही, ये पूरे समाज के एक बड़े हिस्से के ऊपर इसकी इम्पैक्ट है। इसके लिए ये बड़ी रुकावट आ रही है। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, मानता हूँ कि हमारी निगोशिएटिव टीम जो वहाँ बैठी है ना, ये सारे एंगल्स के ऊपर भी यूएस ट्रेड टीम जो बैठी है, उसके व्हाइट हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे, उनके साथ वो उन्हें कुछ कन्विंस कर पाएंगे। अब इसमें भारत के ये सब प्रोडक्ट्स को लेकर चाइना की क्या राय है? उसने भी कुछ बात बोली है, कुछ कमेंट दिए हैं। नहीं, हमारे देश ने कहा ना, हमारे देश ने भी कुछ स्टैंड क्लियर लिया है कि कुछ कुछ चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दी अवर डोमेस्टिक मार्केट। इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, अवर मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स। तो भारत ये स्टैंड लेके बैठा हुआ है कि इसके ऊपर हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सिचुएशन में मैं ये मानता हूँ कि देखिए, एक एग्जांपल और दूंगा कि जहां अमेरिका ने निगोशिएट से हम कहा उसको नीचे लेकर आए रेट्स के ऊपर। मैंने बताया था अपने एक डिबेट में कि उन्होंने 5% रेमिटेंसेस टैक्स लागू किया था। यानी जितने भी इमिग्रेंट्स अमेरिका में हैं, वो अपने देश में जब रेमिटेंसेस भेजते हैं तो 5% रेमिटेंसेस टैक्स लगेंगे। उसका उन्होंने कम करने के बाद 3.5% किया। आज जब हमारी टीम वहां बैठी है, तो टीम के साथ निगोशिएट करके वो 1% पे आ गए। तो जो 5% से स्टार्ट हुआ था वो 1% के ऊपर आए। अभी रेमिटेंसेस टैक्स सिर्फ 1% लगेगा। तो इस प्रकार से भारत के अन्य भी जो सेक्टर से प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी इन डिटेल डिस्कशन निगोशिएशन करके रेट को नीचे ला सकते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर भारत 10% और 12% के रेंज में आते हैं ना, अब तो ये हमारे लिए भी बहुत काफी काफी अच्छा होगा। और भारत के लिए भी एक अच्छा अवसर रहेगा इसमें अपने बिजनेस एक्सपोर्ट को ग्रो करने को। तो फिर एक 2019 में इन्होंने निर्णय लिया था यूएस ने, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी revocation in 2019. The US revoked India's GSP status, eliminating it duty free benefits for many Indian exports. ऐसा उसने किया था 2019 में कुछ, उसका ड्यूटी फ्री बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्टर्स के निकल गए थे। है क्या होता है कि इंटरमिटेंटली कंट्रियों के अपने ईयरली रिव्यू कहिए या 5 ईयरली रिव्यू कहिए, उसमें जब उनको लगता है तो कोई कोई चीज वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सेक्टर टू सेक्टर लेके निगोशिएट होते हैं, और वो होता है। पर वो क्या था, एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर सेक्टर, उसके ऊपर कम ज्यादा होना, ये बात होती थी। और जनरली मैंने देखा है कि ऐसे ही जब इश्यूज होते हैं टैरिफ के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, तब जब भी ये दो कंट्री के
हेड्स ऑफ द स्टेट मिलते हैं, तो उस समय पे ये विषय निगोशिएशन में आता है और फिर वो अमिकेबली सेटल हो जाता है। अब ये जो फाइनलाइज होगा डील का, तो मैं सोचता हूँ जब ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास आएगा, और वो दोनों के बीच में जब बात होगी ना, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सेटल हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसा मैं सोचता हूँ इसके ऊपर। मेरा आखिरी सवाल है, कस्टम ड्यूटी को हम इससे जोड़ के देखते हैं टैरिफ से, और इनका क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन नहीं है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर वील टेक नहीं, दिस एज द लास्ट देखिए, क्वेश्चन, हमारे पास समय कम है, तो वील टेक दिस एज द लास्ट क्वेश्चन, यू मे आंसर सर। ओके, इन ए शॉर्ट आई विल टेल यू सर। देखिए, कस्टम ड्यूटी लगाने के पीछे का एकमात्र मकसद क्या है? सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, वो एक बात ठीक है, लेकिन दूसरा कि कस्टम ड्यूटी लगने से वो इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट इंडिया में महंगे होते हैं या इंडियन मार्केट के रेट्स होते हैं उसके उससे कम तो हो ही नहीं सकते। तो ये जो टैरिफ, ये ड्यूटीज लगती है, वो अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, अपने डोमेस्टिक मार्केट को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्सों को। और दूसरा गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी है। रेट इसी आधार पर तय होता है कि हमारे यहाँ किस प्रोडक्ट किस रेट में बनता है, किस रेट में मार्केट के प्राइसेस चलते हैं, और ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट किस रेट में आते हैं। तो वो दोनों के बीच में गैप को फुल करने के लिए हम उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। ये एक सारा मापदंड है, लेकिन सरकारों की ये भूमिका है। और प्रिया जी, आज ये जो विषय हमने डिस्कस किया ना, मैं हम्म। सोचता हूँ 9 जुलाई के बाद शायद ये पिक्चर क्लियर होगा, हम इसके ऊपर पार्ट 2 भी करेंगे, इंडो यूएस जी ट्रेड जी पॉलिसी के बाद, तो शायद हम बेहतर पिक्चर के साथ डिस्कशन कर पाएंगे। जी, एब्सोल्युटली सर। तो फिर से ये डिस्कस करेंगे आफ्टर 9th ऑफ जुलाई जैसे आपने कहा, बट सर टुडे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ, थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर, कमलेश जी, थैंक यू थैंक यू मैडम। प्रिया जी। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद।